पहला लिखिएगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। सबसे पहला लिखो पॉइंट, भारत, भारत गौरव, ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट, टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा। अब मतलब हेडिंग डालिएगा इसको। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसकी खासियत क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। लिखिए, इट इज इंडियाज फर्स्ट, इट इज इंडियाज, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। यानी कि इसको कौन मैनेज नहीं कर रहा है, इसको जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है वो मैनेज नहीं कर रहा है, बट हमारी जो ये ट्रेन एज यूजुअल चलेंगी किसमें, पटरियां जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिछा रखी है उसी पे चलेंगी। लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि भाई इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो ये देख करके ना, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर दी, अंडर दी, अब ये ट्रेन चली किसके अंडर में है, अंडर दी भारत गौरव स्कीम, अंडर दी भारत, अंडर दी भारत गौरव, अंडर दी भारत गौरव, GAU करके गौरव स्कीम। ठीक है, उसके अंडर में चलाई गई है, अंडर दी भारत गौरव, अंडर दी भारत गौरव स्कीम, भारत गौरव स्कीम। ठीक है, फिर एक और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दिस ट्रेन कवर्स, दिस ट्रेन, दिस ट्रेन कवर्स सेवरल historical destination, this train covers several historical, historical destination, historical destination। ठीक है, यहीं पे टॉय ट्रेन के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, कवर्स सेवरल हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन। ठीक, अब अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं टॉय ट्रेन की, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ टॉय ट्रेन जो है वो मेनली 3 जगहों पर ही अभी जो है चल रही है। एक तो हमारा शिमला हो गया, एक आपका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, और एक नीचे आपका जो साइलेंट वैली है वहां पे चलती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत कभी कभी कभार जो है एग्जामिनर पूछ लेते हैं। खैर, तो ये जो आपकी है सब के सब जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां से ये डेस्टिनेशन ट्रेन क्या होगी आपकी चलेगी। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 37th नेशनल गेम्स, 37th नेशनल गेम्स। ठीक है, इसमें लिखिएगा टॉप 3 स्टेट्स, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 37th नेशनल गेम्स हैं, अगर नहीं पता तो उसको लिख लो कि ये जो है आपके 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 को हुए थे। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और कहाँ पर हुए थे आपके, तो ये आपके गोवा में हुए थे। ठीक है, और जैसे मैं बताया कि जो 38 आपके नेशनल गेम्स होंगे वो हमारे उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, खैर, तो 37 नेशनल गेम्स का पहली बात तो डेस्टिनेशन पूछ लेते तो गोवा टिक करके आना। और इन केस अगर पूछ ले कब से कब तक हुए, तो अक्टूबर में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुए। और टॉप 3 स्टेट्स या टॉप 3 पोजीशन पूछ ले, तो लिखिएगा सबसे पहली पोजीशन पे आपका रहा महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र। सेकंड पोजीशन पे लिखिएगा सर्विसेज, जो मेडल टैली में सर्विसेज, इसमें आर्म फोर्सेस के और सारे आपके जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, सर्विसेज। और थर्ड पोजीशन पे जो है आपका क्या रहा, हरियाणा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आपका हरियाणा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछ ले कि भाई बताओ नेशनल 37 नेशनल गेम्स में टॉप पोजीशन पे आपका कौन रहा। और वही अगर हम लोग बात करें 36 नेशनल गेम्स की, तो ये आपके गुजरात में हुए थे। खैर इतना पुराना नहीं पूछेगा, 37 के पूछने के ज्यादा चांसेस है। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिएगा जनजातीय गौरव दिवस, हेडिंग डाल दो, जन, जन जातीय। ठीक है, जनजातीय, जनजातीय गौरव, GAURAV करके गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, इसमें लिखिएगा ऑन 15 नवंबर 2023, ऑन 15 नवंबर 2023 PM मोदी लॉन्च्ड, क्योंकि इसी दिन ये सेलिब्रेट किया गया था जनजातीय दिवस। तो ऑन 15 नवंबर 2023 पीएम मोदी लॉन्च्ड 3 programs, PM मोदी लॉन्च्ड
थ्री प्रोग्राम्स, थ्री प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लीजिए, बस उनका डिटेल नहीं करना हमने। तो तीन नाम कौन कौन से लिखिएगा। पहला, सबसे पहला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प, ठीक है, KALAP करके, संकल्प यात्रा, ठीक है। एक तो ये हो गया विकसित भारत संकल्प यात्रा। दूसरा लिखो, जिसके बारे में शायद मैं एक दो दिन पहले लिखा चुका था आप लोगों को, PVTG। तो मुझे याद है शायद मैंने लिखा था आप लोगों को, PVTG मिशन, PVTG मिशन, कि जो आपके क्या है, जो ट्राइबल हैं, जो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके लिए। और तीसरा लिखना जनजाति, जन जनजाति आदिवासी, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, न्याय महाअभियान। इसका इंग्लिश वर्जन भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो 15 तारीख को लॉन्च हुए, 15 नवंबर को लॉन्च हुए, क्योंकि उसी दिन आपके PM मोदी ने क्या मनाया था या क्या सेलिब्रेट करते हैं, जनजातीय जो गौरव दिवस है उस दिन किया गया, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन जो है, दो तीन क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया, 15 नवंबर को, उस दिन कौन सी तीन स्कीम्स आपकी लॉन्च की गई, कौन सी नहीं लॉन्च की गई। तो तीनों आपके नाम जो है वो आपको याद रखने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा बैंगलोर, ये आप तो नाम इसका बेंगलुरु हो गया है, बेंगलुरु, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप लोग पूरा लिखिएगा, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों रहा भाई, तो लिखिएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु मेट्रो रेल, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड बिकम द फर्स्ट, बिकम द फर्स्ट, आप ऐसे कर लो, मेट्रो ट्रेन, बिकम द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन, बिकम द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन which received, which received six coaches, which received six coaches, which received six coaches driverless train, six coaches driverless, driverless train, ठीक है, सिक्स कोचेस ड्राइवरलेस ट्रेन। तो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि अब लोग जो है, मतलब हमारे जितनी मेट्रो रेल्स हैं उनमें कोशिश करेंगे कि जो आपके कई वर्किंग आवर्स होते हैं जो भी हैं ओवरऑल, ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें कोई ह्यूमन वॉच नहीं होगा, ड्राइवरलेस होगी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि, लगता क्या, मतलब ये बात पक्की है कि कहीं इसका कमांड सेंटर या कंट्रोल सेंटर होगा जहाँ पे ह्यूमन जो है, यानी कि हम लोग जो है इसकी जो मूवमेंट है उसको वॉच तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि ये शायद पूरी ट्रेन जो है आपके AI के मॉडल पे बेस होगी, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे चला करेगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन थी भारत में वो किस शहर में इंट्रोड्यूस हुई थी, किसी को पता है? द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस इन विच? कोलकाता। कोलकाता, ठीक है, 1983 में आपकी हुई थी। और यही कोलकाता एक और चीज में आगे निकल गया, क्या? अंडर वाटर। अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि पिछले साल ही ये इंट्रोड्यूस हुई थी और शायद मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कोलकाता ही मेट्रो रेल में अंडर वाटर रेल भी क्या हुई है, शुरू हुई है। कैसे? जो आपका हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, सुना होगा सबने कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज, वो हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ठीक हावड़ा ब्रिज के नीचे से हुगली नदी जाती है। तो वो जो मेट्रो रेल बनाई गई है कोलकाता की, वो असल में पहले ब्रिज के इधर नहीं थी, ब्रिज के उधर ही थी आपकी, तो उसको हुगली रिवर के नीचे से लेकर आपके ये आए हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसे हुई कि भाई रिवर के नीचे से अगर कोई रेल चलनी शुरू हुई है तो आपकी ये हो गई क्या, कलकत्ता की। अगर आप दिल्ली जाएं या पुरानी दिल्ली जाएं तो वो जो मेट्रो है वो पूरे यमुना के ऊपर से निकलती है, नीचे से नहीं किया है हम लोगों ने, ठीक। तो एक तो ये बात हमारे यहाँ होगी, 83 में सबसे पहली मेट्रो रेल कलकत्ता में, और अंडर वाटर भी मेट्रो रेल अगर आएगा तो क्या टिक करना, कोलकाता, ठीक है।
और बिना ड्राइवरलेस वाली अगर आएगा तो बैंगलोर टिकट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात देहरादून की, तो देहरादून में मेट्रो रेल पहले शुरू हुई थी, फिर बंद हो गई, फिर नैनो का प्रपोजल आया था कि नैनो मेट्रो शुरू करेंगे, वो भी फिजिबल नहीं है हमारे यहाँ। अब वो केबल कार का कोई नाटक चल रहा है कि केबल कार को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, कोचिन, COCHIN, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में लिख दो भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड signed an agreement, signed an agreement to establish, अब दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, signed an agreement to establish India's first, तो फर्स्ट है तो आने के चांसेस हैं, इंडियाज फर्स्ट आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में, कि वो कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। तो बस टिक करके आइएगा आप लोग, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, फिर लिखिएगा नेक्स्ट आपका, ये शायद आपने कल परसों अखबार में देखा भी होगा, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ कि 2-3 महीने बाद अगर एग्जाम में आएगा तो याद रहे। देखिए, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड आबू धाबीज, आबू आबू धाबीज फर्स्ट, फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन, हिंदू टेम्पल, इनॉग्रेटेड आबू धाबीज फर्स्ट, फर्स्ट हिंदू टेम्पल, हिंदू टेम्पल। ठीक है, अब इसका शुरू होगा कंस्ट्रक्शन, काफी कुछ पहले से हो रखा है, छोटा था लेकिन साइज में, अभी बहुत बड़े लेवल पे बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है इसका कि साउथ वेस्ट एशिया में, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जब मैं साउथ ईस्ट एशिया बोलता हूँ या साउथ एशिया बोलता हूँ या साउथ वेस्ट एशिया बोलता हूँ, तो साउथ वेस्ट एशिया में या वेस्ट एशिया में जो मोहम्मडन कंट्रीज हैं उनके बीच में कहाँ पर आपका ये जो टेम्पल है वो बन रहा है, तो आपने टिक करना है आबू धाबी। ठीक है, और आपने पता होगा कि अभी जो हमारे इंडियन सेलर्स है जिनको डेथ पेनल्टी मिली थी उनको छोड़ा गया है, तो उसमें कह रहे हैं कि जो मोदी जी की विजिट थी आबू धाबी की, उसमें बहुत बड़ा क्या सारा श्रेय वही जाता है कि जो विजिट थी उसमें फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, आपके मिनिस्टर हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो काफी हाई लेवल की बात हुई है और तब जाके उनको छोड़ा गया है। ठीक है, और उस दिन अखबार में द हिंदू में साफ साफ दे रखा है कि दोनों तरफ की जो कमिश्नरीज हैं, हाई कमिश्नर्स हैं या ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात पे डिस्क्लोज कभी नहीं करेंगे कि किस क्लॉज पर दोनों इनको छोड़ा गया है, और या क्या ऐसी सिचुएशन थी कि उनको अरेस्ट किया गया था, फिर सीधे डेथ पेनल्टी मिल गई, फिर उसके बाद जो है छोड़ के वो लोग वापस आ गए। ठीक है, चलो अच्छी चीज है। यहां से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसको एक बार अखबार का मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर दूंगा, कि यहाँ जो ये छोड़े गए हैं आपके नेवी के ऑफिसर जो हैं, इनमें से कोई एक देहरादून का भी है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं कहता उनकी पिक्चर अभी धामी जी मिलके भी आए हमसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसको, तो वो कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए आपके कि आबू धाबी से डेथ पेनल्टी मिली थी और जो सेलर्स को छोड़ा गया, बताओ इन चारों में से उत्तराखंड के कौन है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, पीएम, पीएम सूर्य घर प्रोजेक्ट या योजना या स्कीम। ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए, पीएम सूर्य घर स्कीम, सूर्य घर स्कीम। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इन फेब 2024, इन फेब 2024 पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर स्कीम, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर स्कीम, सूर्य घर स्कीम टू प्रमोट,
टू प्रमोट रूफ टॉप सोलर पैनल कॉन्सेप्ट, टू प्रमोट रूफ रूफ टॉप सोलर 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 पैनल रूफटॉप सोलर पैनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूफटॉप सोलर पैनल कॉन्सेप्ट। फिर अगला लिखो। देखो, खास तौर पे बीजेपी या मोदी साहब जो है इसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगला लिखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू इंस्टॉल, इसका जो ऑब्जेक्टिव है सूर्य घर स्कीम का मेन जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है, इसी के अंदर पार्ट मान के चलो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन 1 करोड़ होम्स, सोलर पैनल्स ऑन सोलर पैनल ऑन 1 करोड़ होम्स। ठीक है, सोलर पैनल ऑन 1 करोड़ होम्स। तो भाई एक जेन्युइन बात बताओ मुझे कि क्या ये जो 1 करोड़ सोलर, एक इसके आगे एक लाइन थोड़ा एक्सटेंड करके लिखो, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट, एक और लिख लो फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ₹75,000 करोड़। बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है ये, ₹75,000 करोड़। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 1 करोड़ घर हैं इनमें हम लोग के घर भी शामिल हैं कि नहीं है? आपके मेरे घर शामिल हैं जिसमें सरकार सोलर पैनल लगाएंगी, या किन घरों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनमें एज यूजुअल है कि 1 करोड़ घर में अगर लगा रही है तो पैसा सरकार लगाएगी फिर, तो वो कौन से घर होंगे? कोई आइडिया किसी को? भाई 1 करोड़ घर बहुत होते हैं और 75,000 करोड़ भी बहुत होता है। सर इन हिल एरिया, सॉरी, क्या बोला ध्रुव आपने? हिल एरियाज, हिल पहाड़ी एरिया? इलाके। नहीं नहीं नहीं, हिल एरियाज हाँ ठीक है, मतलब हर जगह लगेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें खास तौर पे जो आपका बीपीएल फैमिली है और जो एपीएल फैमिलीज हैं उनको क्या किया गया, ऐड ऑन किया गया। ठीक है, एक आपने स्कीम सुनी होगी इंदिरा आवास योजना। ठीक है, ये इंदिरा आवास योजना अर्बन में भी चली है और ये इंदिरा आवास योजना रूरल में भी चली है। तो इसका मैं जब डिटेल पढ़ा था, इसको खाली सुन लो, बहुत रेयर है कि सब चीजें पूछे, लेकिन एक लिंक कर लोगे आपस में कि उसमें कॉन्सेप्ट ये कहा गया किसी ब्यूरोक्रेट ने जो प्लान बनाया, क्योंकि सारा ब्रेन चाइल्ड या ब्रेन जो है उन्हीं का ही होता है, कि भाई ये जो इंदिरा आवास योजना में आपने बड़े सस्ते दरों पे लोगों को घर बना के दिए हैं, बीपीएल और एपीएल फैमिली, इनकी जो छतें हैं वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप इनकी छतों पे 2 किलोवाट के या 3 किलोवाट के या ज्यादा ज्यादा 5 किलोवाट के आप वो लगा दो सोलर पैनल। और ध्यान रखना कि एक आपका जो किलोवाट का सोलर पैनल लगता है, पैनल्स 3 पैनल्स लगते हैं मान के चलो, ऐसे करके 3 पैनल्स होते हैं, देखोगे आप लोगों ने, ये आपकी पूरे दिन भर में लगभग जो है, एवरेज बता रहा हूं मैं, 4 यूनिट बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं, एवरेज बता रहा हूं मैं, तो 5 किलोवाट का लगा रहे हैं तो 5 4 20, यानी कि 20 यूनिट क्या बनेगी, आपकी बिजली बनेगी। अब ये जो एपीएल और बीपीएल घर हैं, अब फाइलों में क्या है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ऑन उसमें क्या है पता नहीं। तो इनके घरों में मैक्सिमम ये मान के चलेंगे कि कोई हैवी इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, जैसे कि एसी हो गया या बहुत हैवी फ्रिज हो गए आपके, या डीप फ्रीजर वाले फ्रिज, बड़े बड़े फ्रिज हो गए, ये सब इनके घरों में नहीं होंगे। तो ये जो 20 यूनिट बिजली बनाएंगे, घर मान लो एक घर में बनेगा, तो एज यूजल है कि ये मुश्किल से कितना यूज करेंगे उसका दिन भर में, या रात भर पूरा मिला के चलो पंखा और बल्ब जलाने में 2 से 3 यूनिट, यानी कि जो एक्स्ट्रा बचेगी एवरेज 15 यूनिट मान के चलो, वो वापस क्या होगी, नेशनल ग्रिड में जाके जुड़ जाएगी। तो ये एक ऐसे सेंटर्स बन जाएंगे जो बिजली बना बना के वापस नेशनल ग्रिड में भेजेंगे, जिससे जहां जरूरत होती है, मतलब जैसे फैक्ट्रीज हो गई या जो अर्बन एरियाज हो गया, मेट्रो सिटीज हो गई, वहां ये बिजली का यूज हो जाएगा। तो अच्छी स्कीम है, देखते हैं अब उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं। ठीक, चलिए क्या अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका। चलो बस एक और लिख लो, फिर हम लोग करेंगे उत्तराखंड, क्योंकि मुझे तीनों चीजें करानी है, हर बार छूट जाती हैं। IRASTE, ये पहले लिखो, IRASTE, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, अब ये क्या चीज है भाई, कोई मिसाइल है, बॉम्ब है, प्लेन है, क्या है? इसका फुल फॉर्म लिखो तो काफी कुछ क्लियर होगा। लिखिएगा फुल फॉर्म इसका, आ, एक मिनट रुको, ना इसका छोड़ दो, फुल फॉर्म छोड़ दो, इसका सीधा ये लिखो, पॉइंट बना के लिखो सीधा। इन Feb 24,
in Feb 24, India was awarded India was awarded Government Tech Prize. India was awarded Government Tech यानी कि टेक्नोलॉजी प्राइज फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब बता रहा हूं उसके बारे में। गवर्नमेंट इन फेब 2024 इंडिया वाज अवॉर्डेड गवर्नमेंट टेक प्राइज, ठीक है, गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये जो ऊपर नाम लिखा है आई रेस्टी प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट बाय, ये अवार्ड दिया किसने, गिवन बाय यूएई, गिवन बाय यूएई, ठीक है, यूएई। तो एक पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि आई रेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो किस कंट्री ने इंडिया को दिया, ठीक है, चलो भाई टिक करके आ गए, यूएई ने दिया, ठीक है। दूसरा, ये आई रेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो है क्या चीज, तो नीचे लिख लो। इसका फुल फॉर्म अगर लिखना है तो लिख लो, लेकिन खाली सुन लो। वैसे इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, रोड सेफ्टी को लेकर है यहाँ पे जो है, मेन तौर पे रोड सेफ्टी को लेकर है। ये है क्या, अब अगला पॉइंट बना के लिखना है यहां से। आई रेस्ट प्रोजेक्ट, आई प्रोजेक्ट, शॉर्ट करके लिख दो, प्रोजेक्ट इज बिटवीन, ये किसके बीच में है, इज बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट, इज बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, एक जो पार्टी है वो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा लिखो इंडस्ट्रीज लीडर्स, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, है ना, अडानी हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज लीडर्स, लीडर्स। और तीसरी जो इसमें पार्टी है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे अलग अलग आपके आईआईटीज हो गए, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक। तो असल में ये एक तरीके का कह सकते हो कि एक तरीके का ब्रिज है बिटवीन दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस, कि किस तरीके से आपकी जो रोड सेफ्टी है हमारे भारत में उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो है रोड एक्सीडेंट में पर डे जो है कहते हैं कि हजारों लोग, हजार तो नहीं मतलब 100 से 200 से ऊपर का पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर क्या होती है, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। जबकि इतने हमारे यहाँ कह सकते हो कि इतने स्ट्रिक्ट आपके वो बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हैं, उसके बाद भी भाई हमारे यहाँ ये बुरे हालात, ठीक है। चलो अब उत्तराखंड निकाल लीजिएगा आप लोग। तो उत्तराखंड में हम लोग जो है, चलो अगला लिखो बौद्धिज्म, अगला पॉइंट बना के लिखना, बौद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ भूटान, ठीक है, बौद्धिज्म या बुद्धिज्म, हाँ, बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ भूटान, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन आप लोग बताया था कि बांग्लादेश का इस्लाम है ऑफिशियल रिलीजन, श्रीलंका का बौद्धिज्म है, मालदीव का आपका इस्लाम है, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, म्यांमार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये म्यांमार या बर्मा जिसको हम लोग बोलते थे पहले, इसका ऑफिशियल रिलीजन क्या है, आपका बौद्धिज्म है, ठीक है। अच्छा फिर लिखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है वैसे उनकी भी है, नेशनल नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान, नोन एज, नोन एज, उसको उन्होंने क्या नाम दे रखा है, सोंगडम, नोन एज सोंगडम, सोंग SONG, डम DUM डम, ठीक है, सोंगडम। जैसे कि नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम पंचायत है, ठीक है। फिर लिखिए पारो, PARO, पारो थिम्पू, थिम्पू, ठीक है, पारो थिम्पू और पुनाखा, पुनाखा। देखो ये वर्ड जो है ना एक बार में याद नहीं होते, एक दो बार जब उसको पढ़ोगे ना तो ये एक दिमाग में बैठ जाएंगे। अच्छा, पारो हो गया, थिम्पू हो गया,
पुनाखा हो गया। ठीक है, कहाँ पर, तो लिखो आगे, इसको कंटिन्यू करो। पारो, थिम्पू, पुनाखा आर द फेमस वैलीज ऑफ भूटान, आर द फेमस वैली ऑफ या वैलीज ऑफ भूटान। जैसे आपने सुना होगा उत्तरकाशी में हर्सिल वैली है ना, वैसे ही पारो, थिम्पू, पुनाखा आर द फेमस वैलीज ऑफ भूटान। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ भूटान आर, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोग को। इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ भूटान आर, देखो भाई कौन कौन सी है। टोनसा, अभी हमारे यहाँ टोन्स है ना, ये टोनसा है, टोनसा। उसके बाद संकोश, संकोश। उसके बाद वांगचू, वांग, वांगचू। ठीक है, उसके बाद थिम्पू, थिम्पू। ठीक, थिम्पू। उसके बाद कुलोंग। अब ये कुछ ऐसे नाम है जो जब ऑप्शंस पे आता है तुरंत टिक हो जाते हैं। कुलोंग, निकी, निकी। ठीक है, और उसके बाद ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा, मानस, मानस। ठीक है, ये सारी उसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। देखो हाइड्रो पावर भी ठीक ठाक है वहां पे। ठीक, टोंसा हो गया, संकोश हो गया, वांगचू हो गया, थिम्पू हो गया, कुलोंग हो गया, निकी हो गया एंड मानस, ये सारी उसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक है, फिर अगला, इसी के बेसिस पे, इसके मैं दोबारा नाम नहीं लिखा रहा हूं, इसी के बेसिस पे क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। और टोनसा, ये आपके क्या कहते हैं, संकोश, वांगचू, थिम्पू, कुलोंग, निकी, मानस, इसमें जो भी आपके डैम्स बने हैं, चाहे बड़े डैम्स हो या छोटे डैम्स हो, ये हम लोगों ने बनाए, यानी कि भारत ने बनाए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी है, मैन पावर भी है और टेक्नोलॉजी भी है। और भूटान को भी ज्यादा बिजली की जरूरत तो है नहीं, उसने बोला ठीक है बना लो। जैसे अभी उत्तराखंड का कर रखा है हमने, ये टेहरी डैम का, कि भाई 14% बिजली जो है टेहरी डैम से हमको मिलती है, उत्तराखंड के लोगों को मिलती है, बाकी जो है यहाँ से आपका दिल्ली, नोएडा, यूपी उधर की तरफ चली जाती है। ठीक, तो वैसे भूटान भी राजी है इस बात के लिए। अच्छा, फिर लिखिए, भूटान, ये बड़ी अच्छी चीज है भूटान की, मुझे पसंद आई। भूटान इज द ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड, इसको पॉइंट को लिखो, भूटान इज द ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड, ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड विच कैलकुलेट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच कैलकुलेट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, calculate its economic development on the basis of, on the basis of national happiness index, on the basis of, on the basis of national happiness index। ये बड़ी अच्छी चीज है वहां की, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, और नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का आप लोग अब तो समझिएगा कि क्राइटेरिया या पैरामीटर्स वो नहीं होगा कि जोक सुना दिया। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या है कि भाई हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, शेल्टर हो गया, और आपका क्या हो गया, ये जॉब्स आपकी हो गई। ठीक है, तो अगर वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे मिल रही है सबको, कि हेल्थ फैक्टर है और जॉब्स हैं और एजुकेशन है ना, तो वो कहते हैं भाई ये हमारे सिटीजन यहाँ पे क्या है, खुश है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बाकी कंट्री इतना ध्यान नहीं रखती जितना ये अपनी कंट्री का रखता है। ठीक है, चलिए। और ये शायद पता नहीं आप लोग के बैच से कभी मैंने पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन आप इसको बताइए कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर ये मैंडेटरी है सरकार की तरफ से कि हर एक परिवार से एक सदस्य को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। कौन सा स्टेट है वो, किसी को अगर गेस करना तो क्या गेस करोगे, कौन सा स्टेट है जहां किसी एक परिवार में किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, बिना कंपटीशन के देंगे वो, ग्रुप सी की, बी की तो नहीं देते, ग्रुप सी की दे देते हैं अगर चाहेंगे तो। एनी आइडिया कौन सा हो सकता है वो? सर JNK। ना, JNK नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बगल का ही वो स्टेट है, मतलब वो स्टेट इस भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड। ना, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम वो कंट्री है आपकी, ओ सॉरी मैं स्टेट है आपका। और सिक्किम ही पहला स्टेट था जहां पे सबसे पहले क्या शुरू हुई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मुझे इसलिए याद है कि 2002, दो एक की बात है या दो की बात है, एक ने पीजी किया था, हमसे मैं जूनियर था वो, पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीजी करते ही जो है
उसको वहां पर लेक्चरार का जॉब का ऑफर हुआ था कि भाई बस तुम नेट क्वालिफाई करो और चाहे कैसे भी करो, तुम्हें तुरंत क्या मिलेगी, जॉब का ऑफर हो गया था उसको तुरंत। ठीक है, तो मतलब वहाँ पकड़ पकड़ के जॉब दे रहे हैं, इतना मतलब बुरा हाल, बुरा हाल के मतलब पॉपुलेशन कम है वहाँ की स्टेट की। अच्छा चीज है वहाँ पर। हमारे उत्तराखंड में तो बहुत लेट में ये जो मूल निवास और ये क्या कहते हैं, ये लैंड का जो है चल रहा है मामला, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा क्या, अगला बढ़ते हैं। हाँ, अगला लिखिएगा म्यांमार। अब म्यांमार में आ जाते हैं, ये सामने आप जो देख रहे हैं, म्यांमार नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। ठीक है, म्यांमार नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन गोल्डन पैगोडा। ठीक है, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। फिर लिखिए, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार, आप कह सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ, वहां की बात हो रही है, तो ये आ सकता है एग्जाम में। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार, या इसको ऐसे लैंग्वेज बना लो, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार, म्यांमार, आरा काना योमा, आरा काना योमा माउंटेन्स, माउंटेन्स सिचुएटेड हमारे और म्यांमार के बीच में, आरा काना योमा माउंटेन्स सिचुएटेड। ठीक है, फिर लिखो ऑन नॉर्दर्न साइड, उसी कंटिन्यू कर लो या अगले पॉइंट में आगे लिख लो, ऑन नॉर्दर्न साइड, ऑन नॉर्दर्न साइड हकाका माउंटेन्स आर सिचुएटेड, हकाका। अब ये देखो, ऐसा है कि ये आपने एक बार पढ़ लिया यहाँ पर, अब मुझे लगता है कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अजीब से नाम है, याद रहेंगे। हकाका वर्ड आया, अच्छा ये तो हमने म्यांमार में पढ़ा था, ऑन द नॉर्दर्न साइड, यानी कि अगर मैप की तरफ देखो तो चाइना के साथ इसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है म्यांमार का, वहां पर ये हकाका माउंटेन्स है आपके, ऐसे याद कर लेना। और लिखो ऑन सदर्न साइड, ऑन सदर्न साइड, ऑन सदर्न साइड टेनासीरम सिचुएटेड, या टेनासीरम माउंटेन्स सिचुएटेड, टेना, TENA, टेना सीरम, टेना सीरम माउंटेन्स सिचुएटेड। ठीक है, अब ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको अगर महीने में एक बार भी पढ़ो, डेढ़ महीने में एक बार, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले भी एक बार पढ़ लो, ये आपको दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। अच्छा, आरा कामा, आरा काना यूमा हमने वहां पढ़ा था, आरा काना यूमा हो गया, टेनासिरम हो गया और हकाका हो गया, इसको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं वही आप लोग बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके 100% जीएस में से लगभग आप मान के चलना कि 60% जीएस ऐसी है जो आपने सिर्फ महीने में एक बार पढ़नी है, 40% ऐसी जीएस है जिसको लगातार आपको क्या करना है, रिपीट करना है, और वही आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा फिर। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन बताएगा तीनों में से 1930 से लेकर 1932 तक के इंसिडेंट्स, किसको याद है मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में? ऑर्डर वाइज बताना, मुझे ईयर भूल जाओ, लेकिन मुझे ऑर्डर वाइज बताओ। 1930 से 1932 तक, किसको याद है? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। किसी को याद आ रहे? श्रुति, अदिति, कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलो ठीक है, और गांधी आयरन पैक्ट। चलो, और सिविल डिसोबीडियंस। चलो, और पूना पैक्ट। चलो बढ़िया, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट तो थर्ड भी होगी होगी। ठीक है, और सर गांधी इरविन पैक्ट। वो तो हो गया। ठीक, तो अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रह गई, लेकिन आप लोगों ने जंबल्ड सब भूल गए बीच का। मैंने उस दिन बताया था कि याद रखना, पहले आपका सीडीएम था, उसके बाद आपकी क्या हुई थी, फर्स्ट आरटीसी हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि सीडीएम मूवमेंट चल रहा था। देखो, जब तक आप ना कहानी के तौर पे फैक्ट्स को याद नहीं करोगे ना, वो याद नहीं होगा। फिर फर्स्ट आरटी के बाद क्या था, गांधी को मनाया गया कैसे, आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी कहाँ गए,
सेकेंड आरटीसी को अटेंड करने के लिए गए, ठीक है। उसके बाद वहां कुछ बात नहीं बनी, तो क्या हुआ फिर आपका मैकडोनल्ड अवार्ड आया, ठीक है, गांधी जी को सबक सिखाने के लिए। फिर उसके बाद क्या आया आपका पूना पैक्ट, और फिर उसके बाद क्या थर्ड आरटीसी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं ये देखो, अब बोलोगे कि मैं मुझे याद है क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, नहीं। जब मैंने पहली बार भी याद किया था इसको अपने टाइम पर, तो मैंने इसको कहानी के तौर से याद किया था, कहानी बनाई थी। अच्छा, सीडीएम चला था, तो भाई फर्स्ट आर्टिस्ट में गांधी जी गए नहीं थे, कांग्रेस पार्टी गई नहीं थी, तो गांधी जी को मनवल करी गई, तो गांधी इम्पैक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप हर फैक्ट को एक कहानी की से लिंक, क्योंकि जीएस इतना ज्यादा है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। प्लीज उसको कहानी की तरह क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें अभी हम लोग पहुंचे नहीं वहां पर, लेकिन चलो आगे पहुंचेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, फिर लिखिए अगला, इंपॉर्टेंट रिवर लिख लो, या मेन रिवर्स ऑफ म्यांमार आर, मेन रिवर्स ऑफ म्यांमार, इसकी रिवर्स कौन कौन सी है। मेन रिवर्स ऑफ म्यांमार आर इरावदी, बड़ी फेमस रिवर है, मैंने उस दिन बताया था आप लोग को, इरावदी पहली रिवर हो गई। साल्वीन, SALWIN, साल्वीन, साल्वीन एंड सितांग, एंड सितांग, एंड सितांग, ठीक है, एंड सितांग। क्योंकि देखो ध्यान रखना, अभी जैसे लोअर पीसीएस का आया, जो टॉपर है आपका नया तहसीलदार में, जो टॉपर है उसी को मिले, क्योंकि है ना, उसके भी आपके 400 नंबर में से, रिटर्न में से आपके कितने मार्क्स आ रखे, 200 देख रहा था मैं, 15 आ रखे। कोई कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। तो अब जब निकल जाते हैं फिर तो वो कुछ भी बोलते हैं तो वो गोल्डन वर्ड हो जाता है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा कि बस जो स्टडी पे चल रहे हो उसको चलो, रिवीजन करो जितना कर सकते हो, और ऐसा करो कि आप लोगों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन बहुत हो जाता है फिर, जब बहुत ज्यादा पढ़ लो तब भी कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। अच्छा, इरावदी हो गया आपका, सालवीन हो गया, और सितांग हो गया, ठीक है। फिर एक और लिखिएगा, शान प्लेटू, अगला पॉइंट में लिखिएगा शान, शान प्लेटू एंड कथियांती, नाम इनके ऐसे है ना, कथी यांती प्लेटू, ठीक है। शान प्लेटू एंड कथियांती प्लेटू, कथियांती प्लेटू लोकेटेड या सिचुएटेड इन म्यांमार, सिचुएटेड इन म्यांमार, एंड दे हैव हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स, एंड दे हैव हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स, ठीक है, हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स। एक और लिखिए, गोल्डन ट्राइंगल इज सिचुएटेड इन म्यांमार, गोल्डन ट्राइंगल, वर्ड भूलना नहीं, गोल्डन ट्राइंगल, golden triangle is situated in Myanmar, situated in Myanmar, and is famous for, famous for opium, is famous for opium, ठीक है, वो ड्रग्स जो होती हैं, is famous for opium। फिर एक लास्ट पॉइंट लिख लो, दोआब। अब देखो ये वर्ड ना इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है। दोआब क्या होता है कि एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, इनके बीच का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। जैसे कि हम बात करें किसकी, गंगा और यमुना के बीच की, जो यूपी का प्लेन एरिया, अपर और मिडिल यूपी, क्योंकि दोनों रिवर्स क्या लेके आती है, ढेर सारी सॉइल लेके आती है, फर्टाइल सॉइल, तो उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा, दोआब ऑफ साल्वीन, जो ऊपर भी लिखी थी रिवर आपने, दोआब ऑफ साल्वीन एंड इरावती, ये मान लो इधर वाली साल्वीन हो गई और इधर वाली इरावती हो गई, तो लिखिएगा दोआब ऑफ साल्वीन एंड इरावती नोन एज, नोन एज बाउल ऑफ राइस, इतना ज्यादा अच्छा फर्टाइल सॉइल और पानी मिलता है, नोन एज बाउल ऑफ राइस,
बाउल ऑफ राइस। तो एग्जाम में आ सकता है भाई, किस एरिया को या किस दोआब को, दो रिवरों के दोआब को बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? तो आपने टिक कर देना भाई आपकी ये साल्वीन रिवर और इरावदी रिवर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। संडे को सुबह आपका 9 बजे, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा या फिर स्तुति नोट्स दे देगी, और उसको भी दे देना अगर आज वो एब्सेंट है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। उसको भी नोट सर, दे देना। नामिका। हाँ, आज क्यों एब्सेंट क्यों है, कुछ पता है? कुछ कांटेक्ट हुआ था उससे? नो सर। कोई बात नहीं, उसको नोट सेंड कर देना, ठीक है? और संडे के लिए यस। बता, संडे के लिए उसको बता देना, ठीक है? चलो चलो अगला लिखो, बौद्धिज्म। अगला पॉइंट बना के लिखना, बौद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ भूटान। ठीक है, बौद्धिज्म या बुद्धिज्म, हाँ, बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ भूटान। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आप लोग बताया था कि बांग्लादेश का इस्लाम है ऑफिशियल रिलीजन, श्रीलंका का बौद्धिज्म है, मालदीव का आपका इस्लाम है, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, म्यांमार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये म्यांमार या बर्मा जिसको हम लोग बोलते थे पहले, इसका ऑफिशियल रिलीजन क्या है? आपका बौद्धिज्म है। ठीक है, अच्छा फिर लिखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है वैसे उनकी भी है, नेशनल नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान, नोन एज नोन एज उसको उन्होंने क्या नाम दे रखा है? सोंगडम, नोन एज सोंगडम, सोंग SONG, डम DUM, डम। ठीक है, सोंगडम। जैसे कि नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम पंचायत है। ठीक है, फिर लिखिए, पारो, PARO, पारो थिम्पू, थिम्पू। ठीक है, पारो थिम्पू और पुनाखा, पुनाखा। देखो ये वर्ड जो है ना, एक बार में याद नहीं होते, एक दो बार जब उसको पढ़ोगे ना तो ये एक दिमाग में बैठ जाएंगे। अच्छा, पारो हो गया, थिम्पू हो गया, पुनाखा हो गया। ठीक है, कहाँ पर, तो लिखो आगे, इसको कंटिन्यू करो, पारो थिम्पू पुनाखा आर द फेमस वैलीज ऑफ भूटान, आर द फेमस वैली ऑफ या वैलीज ऑफ भूटान। जैसे आपने सुना होगा उत्तरकाशी में हर्सिल वैली है ना, वैसे ही पारो थिम्पू पुनाखा आर द फेमस वैलीज ऑफ भूटान। फिर अगला पॉइंट आगे लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ भूटान आर, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोग को, इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ भूटान आर, देखो भाई कौन कौन सी है? टोनसा, अभी हमारे यहाँ टोन्स है ना, ये टोनसा है, टोनसा। उसके बाद संकोश, संकोश। उसके बाद वांगचू, वांग, वांगचू। ठीक है, उसके बाद थिम्पू, थिम्पू। ठीक, थिम्पू। उसके बाद कुलोंग। अब ये कुछ ऐसे नाम है जो जब ऑप्शंस पे आता है तुरंत टिक हो जाते हैं, कुलोंग, निकी, निकी। ठीक है, और उसके बाद ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा, मानस, मानस। ठीक है, ये सारी उसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। देखो हाइड्रो पावर भी ठीक ठाक है वहां पे। ठीक, टोंसा हो गया, संकोश हो गया, वांगचू हो गया, थिम्पू हो गया, कुलोंग हो गया, निकी हो गया एंड मानस, ये सारी उसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ठीक है, फिर अगला, इसी के बेसिस पे, इसके मैं दोबारा नाम नहीं लिखा रहा हूं, इसी के बेसिस पे क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। और टोनसा, ये आपके क्या कहते हैं, संकोश, वांगचू, थिम्पू, कुलोंग, निकी, मानस, इसमें जो भी आपके डैम्स बने हैं, चाहे बड़े डैम्स हो या छोटे डैम्स हो, ये हम लोगों ने बनाए, यानी कि भारत ने बनाए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी है, मैन पावर भी है और टेक्नोलॉजी भी है। और भूटान को भी ज्यादा बिजली की जरूरत तो है नहीं, उसने बोला ठीक है बना लो। जैसे अभी उत्तराखंड का कर रखा है हमने ये टेहरी डैम का, कि भाई 14% बिजली जो है टेहरी डैम से हमको मिलती है, उत्तराखंड के लोगों को मिलती है, बाकी जो है यहाँ से आपका दिल्ली, नोएडा, यूपी उधर की तरफ चली जाती है। ठीक, तो वैसे भूटान भी राजी इस बात के लिए। अच्छा फिर लिखिए, भूटान, ये बड़ी अच्छी चीज है भूटान की, मुझे पसंद आई। भूटान इज द ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड, इसको पॉइंट को लिखो, भूटान इज द ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड, ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड
which calculate its economic development, which calculate its economic development, calculate its economic development on the basis of, on the basis of national happiness index, on the basis of, on the basis of national हैप्पीनेस इंडेक्स। ये बड़ी अच्छी चीज है वहां की, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, और नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का आप लोग अब तो समझिएगा कि क्राइटेरिया या पैरामीटर्स वो नहीं होगा कि जोक सुना दिया। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या है कि भाई हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, शेल्टर हो गया, और आपका क्या हो गया, ये जॉब्स आपकी हो गई। ठीक है, तो अगर वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे मिल रही है सबको कि हेल्थ फैक्टर है और जॉब्स हैं और एजुकेशन है ना, तो वो कहते हैं भाई ये हमारे सिटीजन यहाँ पे क्या है, खुश है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बाकी कंट्री इतना ध्यान नहीं रखती जितना ये अपनी कंट्री का रखता है। ठीक है, चलिए। और ये शायद पता नहीं आप लोग के बैच से कभी मैंने पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन आपने इसको बताया कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर ये मैंडेटरी है सरकार की तरफ से कि हर एक परिवार से एक सदस्य को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। कौन सा स्टेट है वो? किसी को अगर गेस करना तो क्या गेस करोगे, कौन सा स्टेट है जहां किसी एक परिवार में किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, बिना कंपटीशन के देंगे? वो ग्रुप सी की, बी की तो नहीं देते, ग्रुप सी की दे देते हैं अगर चाहेंगे तो। एनी आइडिया कौन सा हो सकता है वो? सर JNK। ना, JNK नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बगल का ही वो स्टेट है, मतलब वो स्टेट इस भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड। ना, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम वो कंट्री है आपकी, वो सॉरी मैं स्टेट है आपका, और सिक्किम ही पहला स्टेट था जहां पे सबसे पहले क्या शुरू हुई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मुझे इसलिए याद है कि 2002 दो एक की बात है या दो की बात है, एक ने पीजी किया था, हमसे मैं जूनियर था वो, पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीजी करते ही जो है उसको वहां पर लेक्चरार का जॉब का ऑफर हुआ था कि भाई बस तुम नेट क्वालिफाई करो और चाहे कैसे भी करो, तुम्हें तुरंत क्या मिलेगी, जॉब का ऑफर हो गया था उसको तुरंत। ठीक है, तो मतलब वहाँ पकड़ पकड़ के जॉब दे रहे, इतना मतलब बुरा हाल, बुरा हाल के मतलब पॉपुलेशन कम है वहाँ की स्टेट की, अच्छा चीज है वहाँ पर। हमारे उत्तराखंड में तो बहुत लेट में ये जो मूल निवास और ये क्या कहते हैं, ये लैंड का जो है चल रहा है मामला, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा क्या, अगला बढ़ते हैं। हाँ, अगला लिखिएगा म्यांमार। अब म्यांमार में आ जाते हैं, ये सामने आप जो देख रहे हैं, म्यांमार नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। ठीक है, म्यांमार नोन एज कंट्री ऑफ गोल्डन गोल्डन पैगोडा। ठीक है, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। फिर लिखिए, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार, आप कह सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ, तो वहां की बात हो रही है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार, या इसको ऐसे लैंग्वेज बना लो, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार, म्यांमार आरा काना योमा, आरा काना योमा माउंटेन्स, माउंटेन्स सिचुएटेड हमारे और म्यांमार के बीच में, आरा काना योमा माउंटेन्स सिचुएटेड। ठीक है, फिर लिखो ऑन नॉर्दर्न साइड, उसी कंटिन्यू कर लो या अगले पॉइंट में आगे लिख लो, ऑन नॉर्दर्न साइड, ऑन नॉर्दर्न साइड हकाका माउंटेन्स आर सिचुएटेड, हकाका। अब ये देखो ऐसा है कि ये आपने एक बार पढ़ लिया यहाँ पर, अब मुझे लगता है कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अजीब से नाम है, याद रहेंगे। हकाका वर्ड आया, अच्छा ये तो हमने म्यांमार में पढ़ा था, ऑन द नॉर्दर्न साइड, यानी कि अगर मैप की तरफ देखो तो चाइना के साथ इसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है म्यांमार का, वहां पर ये हकाका माउंटेन्स है आपके, ऐसे याद कर लेना। और लिखो ऑन सदर्न साइड, ऑन सदर्न साइड, ऑन सदर्न साइड टेनासीरम सिचुएटेड, या टेनासीरम माउंटेन्स सिचुएटेड, टेना TENA
टैना सीरम, टैना सीरम माउंटेन्स सिचुएटेड। ठीक है, अब ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको अगर महीने में एक बार भी पढ़ो, 1.5 महीने में एक बार, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले भी एक बार पढ़ लो, ये आपको दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। अच्छा, आरा काना यूमा हमने वहां पढ़ा था, आरा काना यूमा हो गया, टेनासिरम हो गया और हकाका हो गया, इसको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं वही आप लोग बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके 100% जीएस में से लगभग आप मान के चलना कि 60% जीएस ऐसी है जो आपने सिर्फ महीने में एक बार पढ़नी है, 40% ऐसी जीएस है जिसको लगातार आपको क्या करना है, रिपीट करना है, और वही आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा फिर। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन बताएगा तीनों में से 1930 से लेकर 1932 तक के इंसिडेंट्स किसको याद है मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में? ऑर्डर वाइज बताना, मुझे ईयर भूल जाओ लेकिन मुझे ऑर्डर वाइज बताओ। 1930 से 1932 तक किसको याद है? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। किसी को याद आ रहे? श्रुति, अदिति, कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलो ठीक है, और गांधी आयरन पैक्ट। चलो, और सिविल डिसोबीडियंस। चलो, और पूना पैक्ट। चलो बढ़िया, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट तो थर्ड भी होगी होगी। ठीक है, और सर गांधी इरविन पैक्ट। वो तो हो गया। ठीक, तो अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रह गई, लेकिन आप लोगों ने जंबल सब भूल गए बीच का। मैंने उस दिन बताया था कि याद रखना, पहले आपका सीडीएम था, उसके बाद आपकी क्या हुई थी, फर्स्ट आरटीसी हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि सीडीएम मूवमेंट चल रहा था। देखो, जब तक आप ना कहानी के तौर पे फैक्ट्स को याद नहीं करोगे ना, वो याद नहीं होगा। फिर फर्स्ट आरटी के बाद क्या था, गांधी को मनाया गया कैसे, आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी कहाँ गए, सेकेंड आरटीसी को अटेंड करने के लिए गए। ठीक है, उसके बाद वहां कुछ बात नहीं बनी, तो क्या हुआ फिर, आपका मैकडोनल्ड अवार्ड आया। ठीक है, गांधी जी को सबक सिखाने के लिए। फिर उसके बाद क्या आया, आपका पूना पैक्ट, और फिर उसके बाद क्या, थर्ड आरटीसी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं ये देखो, अब बोलोगे कि मैं मुझे याद है क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, जब मैंने पहली बार भी याद किया था इसको अपने टाइम पर, तो मैंने इसको कहानी के तौर से याद किया था। कहानी बनाई थी। अच्छा, सीडीएम चला था, तो भाई फर्स्ट आर्टिस्ट में गांधी जी गए नहीं थे, कांग्रेस पार्टी गई नहीं थी, तो गांधी जी को मनवल करी गई, तो गांधी इम्पैक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप हर फैक्ट को एक कहानी की से लिंक, क्योंकि जीएस इतना ज्यादा है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। प्लीज उसको कहानी की तरह क्या करो, कनेक्ट करो। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें अभी हम लोग पहुंचे नहीं वहां पर, लेकिन चलो आगे पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी। ठीक है, अच्छा फिर लिखिए अगला, इंपॉर्टेंट रिवर लिख लो, या मेन रिवर्स ऑफ म्यांमार आर, मेन रिवर्स ऑफ म्यांमार, इसकी रिवर्स कौन कौन सी है? मेन रिवर्स ऑफ म्यांमार आर इरावदी, बड़ी फेमस रिवर है, मैंने उस दिन बताया था आप लोग को, इरावदी पहली रिवर हो गई। साल्वीन, SALWIN, साल्वीन, साल्वीन, एंड सितांग, एंड सितांग, एंड सितांग। ठीक है, एंड सितांग। क्योंकि देखो ध्यान रखना, अभी जैसे लोअर पीसीएस का आया, जो टॉपर है आपका नया तहसीलदार में, जो टॉपर है उसी को मिले, है ना, उसके भी आपके 400 नंबर में से, रिटर्न में से आपके कितने मार्क्स आ रखे, 200 देख रहा था मैं, 15 आ रखे। कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, तो अब जब निकल जाते हैं फिर तो वो कुछ भी बोलते हैं, वो गोल्डन वर्ड हो जाता है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा कि बस जो स्टडी पे चल रहे हो उसको चलो, रिवीजन करो जितना कर सकते हो, और ऐसा करो कि आप लोगों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है फिर, जब बहुत ज्यादा पढ़ लो तब भी कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। अच्छा, इरावदी हो गया आपका, सालवीन हो गया, और सितांग हो गया। ठीक है, फिर एक और लिखिएगा, शान प्लेटू,
अगला पॉइंट में लिखिएगा शान, शान प्लेटू एंड कथियांती, नाम भी इनके ऐसे है ना, कथी यांती प्लेटू, ठीक है। शान प्लेटू एंड कथियांती प्लेटू, कथियांती प्लेटू लोकेटेड या सिचुएटेड इन म्यांमार, situated in Myanmar, and they have high reserve of minerals, and they have high reserve of minerals, high reserve of minerals, ठीक है, high reserve of minerals। एक और लिखिए, golden triangle is situated in Myanmar, golden triangle, वर्ड भूलना नहीं, golden triangle, golden triangle is situated in Myanmar, situated in Myanmar, and is famous for, is famous for opium, is famous for opium, ठीक है, वो ड्रग्स जो होती हैं, is famous for opium। फिर एक लास्ट पॉइंट लिख लो, दोआब। अब देखो ये वर्ड ना इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है। दोआब क्या होता है कि एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, इनके बीच का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। जैसे कि हम बात करें किसकी, गंगा और यमुना के बीच की, जो यूपी का प्लेन एरिया, अपर और मिडिल यूपी, क्योंकि दोनों रिवर्स क्या लेके आती है, ढेर सारी सॉइल लेके आती है, फर्टाइल सॉइल, तो उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा दोआब ऑफ साल्वीन, जो ऊपर भी लिखी थी रिवर आपने, दोआब ऑफ साल्वीन एंड इरावती, ये मान लो इधर वाली साल्वीन हो गई और इधर वाली इरावती हो गई, तो लिखिएगा दोआब ऑफ साल्वीन एंड इरावती, known as, known as बाउल ऑफ राइस। इतना ज्यादा अच्छा फर्टाइल सॉइल और पानी मिलता है, नोन एज बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस। तो एग्जाम में आ सकता है भाई किस एरिया को या किस दोआब को, दो रिवरों के दोआब को बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, तो आपने टिक कर देना भाई आपकी ये साल्वीन रिवर और इरावती रिवर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, संडे को सुबह आपका 9 बजे, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा या फिर स्तुति नोट्स दे देगी, और उसको भी दे देना अगर आज वो एब्सेंट है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, उसको भी नोट दे देना। अनामिका। हाँ, आज क्यों एब्सेंट क्यों है, कुछ पता है, कुछ कांटेक्ट हुआ था उससे? नो सर। कोई बात नहीं, उसको नोट सेंड कर देना, ठीक है। और संडे के लिए यस। बता, संडे के लिए उसको बता देना, ठीक है। चलो।